Good afternoon, all. In the last video, we have started chapter 3, that is business environment in business studies. उस चैप्टर के हमने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस, उसके डायमेंशंस को हम कवर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कवर करेंगे और डिमोनेटाइजेशन को कवर करेंगे. आपको पता है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और 1950 से हमने जो था 5 ईयर प्लान बनाने शुरू कर दिए थे अपनी इकोनॉमी को जो है डेवलप करने के लिए. उसके बाद जब 5 ईयर प्लान बनने लग गए तो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस भी हुए. बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी थे जिनमें हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे. तो जब 1950 से लेकर 1990 तक का जो 40 साल का टाइम जो हमें मिला, उस 40 सालों में हमने बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया था. हमारी इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी. तो इस वजह से 1999 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आया गया. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी में ग्रो लाने के लिए, इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी को बढ़ाने के लिए जो था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए 1991 में. Indian industrial policy of government are the major determinants of the economic environment of a business. In the last video we have covered कि हमारे जो business को affect करने वाला जो major component होता है, major dimension होता है, वो होता है economic environment. और उस economic environment का एक major component होता है industrial policies, जो कि independence के time से चली आ रही थी. But उन industrial policies की वजह से Indian economy को बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था. इस वजह से economic reforms को लेकर आना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. इन जुलाई 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो थे, जो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं, वो अनाउंस किए गए. नाउ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आई थी, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके मेन फीचर्स क्या थे? पहले जो था ना, मोस्टली जो सेक्टर्स थे इकोनॉमी के अंदर सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे. ठीक है, लेकिन जब 1991 में जब हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, तो उनके 6 मेन फीचर्स थे. पहला फीचर ये था कि सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया कि अब सिर्फ और सिर्फ 6 सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज उन्होंने बताई, जिसको उन्होंने बोला कि हम उनको कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैटेगरी के अंदर रखेंगे. मतलब कि ये जो 6 इंडस्ट्रीज थी, कोल, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, शुगर, एनिमल फैट्स एंड ऑयल, सिगार एंड सिगरेट्स, ये जो 6 इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट इनके लिए कंपल्सरी लाइसेंसिंग रखा. और गवर्नमेंट ने बोला कि इसके अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं तो यू डोंट नीड टू टेक एनी कंपल्सरी लाइसेंसिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. उसके लिए बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही लिबरल कर दिए गए थे रूल्स को, सो दैट एवरीबडी, एनीबडी कैन सेट अप देयर ओन बिजनेस एक्सेप्ट दीज 6 इंडस्ट्रीज. सेकेंड ये हुआ कि जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर था, उनको सिर्फ 4 स्ट्रेटेजिक, 4 इंडस्ट्रीज तक ही उसको लिमिटेड कर दिया गया. पहले आपको पता होगा कि पहले जो था ना, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, हर एक सेक्टर पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पूरे तरह से सबको एफिशिएंसी के साथ काम नहीं ले पा रही थी सारी इंडस्ट्रीज से. तो इस वजह से न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आए थे, उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर के अंदर रखेंगे फॉर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और बाकियों को जो है हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर डाल देंगे. उसके बाद जो तीसरा फीचर था हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, दैट वाज डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट जिसके थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया जाता है. फोर्थ जो हमारा फीचर था, दैट वाज कि 100% एफडीआई को परमिट किया जाएगा. एफडीआई को बेसिकली प्रमोट करने का इनका टारगेट था, प्रमोट किया जाएगा एफडीआई को, और कुछ सेक्टर्स में 100% एफडीआई को भी प्रमोट करने की इन्होंने जो थी परमिट कर दी थी बहुत सारी एक्टिविटीज में. फॉर एग्जांपल जो अभी के टाइम पे देखा जाए तो कमर्शियल कोल माइनिंग में 100% एफडीआई है. एफडीआई होता क्या है? एफडीआई इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब फॉरेन की कोई कंपनी, दूसरे देश की कोई कंपनी हमारे देश में आकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. और करंट में जो सबसे बड़ा एफडीआई जो इंडिया में आ रहा है, वो सिंगापुर से आ रहा है. उसके बाद आपका ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट किया गया टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे, हम लोग उतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे दैट टाइम. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने परमिट कर दिया, बोला कि हम आपको ऑटोमेटिक परमिशन दे देंगे अगर आप कोई टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट कर रहे हो. तो अगर बिजनेस सेक्टर्स को ये बोला गया कि अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को दूसरी कंट्री से लेके आ रहे हैं तो ऑटोमेटिक परमिशन विल बी ग्रांटेड टू यू. And the last feature of the
economic reform 1991 was FIPB has been promoted. FIPB क्या था? FIPB was the Foreign Investment Promotion Board कि फॉरेन से पैसा लाने के लिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन सेट किया गया. That was FIPB, Foreign Investment Promotion Board, set up to promote and channelize the foreign investment in India. So these were the 6 main features of the new industrial policy 1991. इसके अलावा आपने एलपीजी सुना होगा. एलपीजी जो था, मेन जो 3 ये सारे फीचर्स थे वो एलपीजी में कवर होते हैं. एलपीजी क्या था? एलपीजी वाज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अब एलपीजी को हम थोड़ा सा डेप्थ में समझेंगे. एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन का मतलब रूल्स को लिबरल कर देना, आसान कर देना, हर एक बंदे के लिए बिजनेस को इजी बना देना कि कोई भी बिजनेस को बहुत इजीली कर सकता है. एलपीजी में लिबरलाइजेशन में क्या था? लिबरलाइजेशन मीन एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री. पीछे हमने डिस्कस किया कि बस 6 इंडस्ट्रीज में कंपलसरी लाइसेंसिंग थी, उसके अलावा जो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी वो एबॉलिश कर दी गई. अननेसेसरी कंट्रोल जो गवर्नमेंट का था बिजनेस के ऊपर, उसको रिमूव कर दिया गया. कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे दी और बिजनेस इंडस्ट्रीज को. उन्होंने बोला कि आप जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को खुद फिक्स करिए, आप जो है अपने स्केल ऑफ बिजनेस खुद डिटरमाइन करिए कि आप स्मॉल बिजनेस करेंगे, आप मीडियम बिजनेस करेंगे, आप लार्ज स्केल बिजनेस करेंगे. गवर्नमेंट ने उनको लिबरल कर दिया, ये रूल्स जो थे उनके लिए इजी कर दिए, रिडक्शन कर दी टैक्स रेट्स में, सिंप्लीफाई कर दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसीजर्स. इस तरीके के बहुत सारे स्टेप्स लिए गए लिबरलाइजेशन में, सो दैट कि बिजनेस के ऊपर जो बहुत सारे अननेसेसरी के जो बहुत सारे फाउंडेशंस लगे हुए थे उनको हटा दिया गया, ताकि हर एक पर्सन जो है बिजनेस को बहुत इजी तरीके से स्टार्ट कर सके. ठीक है, इकोनॉमी में बिजनेस काम जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इसलिए लिबरल किया गया बिजनेस को. ठीक है, लिबरलाइजेशन के बाद आता है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर को जो था इंपॉर्टेंस दी गई. पहले जो था मोस्टली जो बिजनेसेस थे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आते थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे. लेकिन अब क्या किया गया? प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में और पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया गया. गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लेकर आए. डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज क्या थी? जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप किसी भी कुछ जो भी सिलेक्टेड इन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस करी हुई थी, उन्होंने बोला कि आप उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में से जो था प्राइवेट इंडिविजुअल जो लोग थे वो शेयर्स को खरीद सकते थे. और ये जो था डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस था. गवर्नमेंट ने अपने एंटरप्राइजेस को क्या किया? सेल करना शुरू किया प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, और उस प्रोसेस को ही डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है. प्राइवेटाइजेशन कैसे जनरेट हुआ इकोनॉमी में? डिसइन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया गया. गवर्नमेंट ने ये किया प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए इकोनॉमी में. और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी वो बहुत ज्यादा लॉस इनकर कर रही थी उस टाइम पे. तो जो भी लॉस मेकिंग एंड एंटरप्राइजेस थी पब्लिक सेक्टर की, उनके लिए BIFR एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. BIFR इज एन ऑर्गेनाइजेशन which stands for Board of Industrial and Financial Reconstruction. जो सिक इंडस्ट्रीज थी, सिक इंडस्ट्रीज का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो रिकरिंग नेचर पे लॉसेस इनकर कर रही हैं, तो उनका रिवाइवल करने के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए जो था एक इंडस्ट्री सेट की गई, गवर्नमेंट के ने सेट की, जिसका नाम था BIFR. यानी 2 मेजर डिसीजंस लिए गए थे प्राइवेटाइजेशन के तहत. पहला तो डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया गया, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेचा गया, और दूसरा BIFR सेट किया गया, जिसमें जो भी सिक इंडस्ट्रीज थी पब्लिक सेक्टर के अंडर, उनको क्या किया गया? उनके रिवाइवल के लिए उनको BIFR को दे दिया गया. उसके बाद आपका थर्ड जो LPG का पॉइंट था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन. व्हाट वाज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब. ग्लोबलाइजेशन कम्स फ्रॉम द ग्लोब. ग्लोब का मतलब कि जब आप बिजनेस को पहले अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहे थे, लेकिन अब आप ग्लोब में कहीं भी बिजनेस को कर सकते हैं. ग्लोबलाइज किया गया बिजनेस को, बिजनेस करने के पैरामीटर्स को. ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स एमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी. कोहेसिव का मतलब जो वर्ल्ड की सारी, सिर्फ अपनी कंट्री की इकोनॉमी को नहीं बल्कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज थी उनसे कोहेसिव होना, उनसे क्लोजनेस लेके आना. ऐसा कब होगा? जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजीली ट्रेड कर पाएंगे, और
उसी के लिए ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट? फिजिकल जियोग्राफिकल गैप और फिजिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन्स बैरियर्स फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो था बिजनेस को एक कंट्री तक ही सीमित नहीं रखा गया जाएगा, बल्कि बिजनेस जो है आप दुनिया के किसी भी देश के साथ, किसी भी कंट्री के साथ कर सकते हो। दैट वाज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या पॉसिबल हो पाया? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज। ये जो हम आज दूसरी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्रीज में यूज करते हैं, दैट बिकेम पॉसिबल ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ का दूसरे कंट्री में जाके बिक रहा है, पतंजलि के प्रोडक्ट्स बाहर जा रहे हैं बिकने के लिए, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन मेड इट पॉसिबल फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल अक्रॉस द नेशन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो था, हम आज दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं इतने इजी हो गए हैं। तो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द new economic reform: liberalization, privatization and globalization. Now, जब इकोनॉमी में इतने सारे चेंजेस आए, ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में इतने सारे चेंजेस लाए, तो डेफिनेट सी बात है 1991 के बाद इंडिया एक जो था एक ऐसा मार्केट बन चुका था जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका था, ग्लोबली जिसको रिकॉग्निशन मिल चुकी थी, और इंडिया में लोगों ने पैसा भी इन्वेस्ट करना शुरू किया और इंडियन प्रोडक्ट्स की बाहर डिमांड भी शुरू हो गई इस तरह से इन पॉलिसीज की वजह से। तो इसका जो भी इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस पे, हमारे इंडस्ट्री पे, उसको भी हम एक बार गो थ्रू होते हैं। What were the impact of changes in the government policies on business and industry? The very first impact is कि competition बढ़ गया, competition बढ़ गया for Indian industries due to changes in the rule for industrial licensing and entry of the foreign firms. As it is understood कि भाई पहले जो था हम सिर्फ अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हुई जो प्रोडक्ट्स है उनको हम जो था पहले हम लोग जो था कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हो गया है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हट गई है, तो इसकी वजह से और भी जो लोग थे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, फॉरेन की फर्म्स हमारी डोमेस्टिक मार्केट में आ गई है, जिसकी वजह से हमारा तो मार्केट में जो इंडस्ट्रीज है उनका कंपटीशन बढ़ गया। अब कंपटीशन बढ़ने से क्या हो रहा है, हर कोई बहुत ही जो है रीजनेबल रेट्स पे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे फायदा किसको हो रहा है? हमारे कंज्यूमर्स को हो रहा है। So the very first impact of changes in the government policy is that competition has been increased among the industries, जिसका फायदा किसको मिल रहा है? इंडस्ट्रीज को मिल रहा है और कंज्यूमर्स को मिल रहा है। द सेकेंड इम्पैक्ट इज कि जो कस्टमर्स हो गए हैं बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। क्यों डिमांडिंग हो गए? बिकॉज दे आर मोर अवेयर। और अब पहले कस्टमर्स के पास क्या था, ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अब प्रोडक्ट के बहुत सारी चॉइसेस है उनके पास, ठीक है, उनके पास बेटर क्वालिटी को कम रेट पे बेटर क्वालिटी अब उन्हें अवेल हो रही है, तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स मोर डिमांडिंग हो गए हैं। बिकॉज कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग मोर, उनको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज ने भी क्या करना शुरू कर दिया है, ज्यादा वर्क करना शुरू कर दिया है। अब वो लोग ज्यादा वर्क करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी पे वर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हाई क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं अपने कंज्यूमर्स को दे पाए, ठीक है। सेकेंड जो आपका फीचर था यही था कि कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अब उनके पास ज्यादा चॉइसेस आ गई हैं। तो हमारा थर्ड इम्पैक्ट था, थर्ड इम्पैक्ट ये था कि जो रैपिड चेंजेस हो गए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। क्यों हो गए भाई रैपिड चेंजेस? क्योंकि फॉरेन की कंपनी आ रही हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ की जो कंपनीज थी वो तो पुरानी टेक्नोलॉजी पे ही काम कर रही है, तो अब उनको देख के उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाने शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट करोगे, अगर आप टेक्नोलॉजी बाहर देश से लेके आओगे तो आपके लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं, आपके लिए बहुत सारे रिबेट्स हैं, तो इस वजह से भी जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट था उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। फोर्थ वन इज नेसेसिटी फॉर चेंज इन द वे ऑफ देयर ऑपरेशंस ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। क्योंकि एनवायरनमेंट बदल रहा है, लोगों की चॉइस एंड प्रेफरेंसेस बदल रही हैं, तो इस वजह से देयर इज अ नेसेसिटी फॉर चेंज। हर किसी को अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रिजिड रहेगा और अपने पुराने प्रोडक्ट्स पे ही प्रोड्यूस करता रहेगा तो इससे क्या होगा, मार्केट से वो आउट हो जाएगा। जैसे आपका जब कार्बन पेपर का बिजनेस था तो उनकी जगह जेरोक्स मशीन्स ने ले ली, और अगर कोई चेंज नहीं ला रहा, किसी ने अभी भी कार्बन पेपर का ही कोई बिजनेस करा है, तो डेफिनेट सी बात है वो मार्केट से आउट हो जाएगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो जब क्योंकि मार्केट में हमारे एनवायरमेंट में इतना चेंज आ रहा है तो देयर इज अ नेसेसिटी फॉर चेंज। हर किसी को अपने आप में चेंजेस लाने की जरूरत है। नोबडी कैन बी स्टैटिक और रिजिड। द नेक्स्ट इम्पैक्ट
on business and environment is there is a need for development of the human resources as the new market condition require people with higher competence and greater commitment. अब क्योंकि भाई हमारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, हमारे काम करने का तरीका बदल गया है, लोगों की डिमांड्स बदल गई हैं, तो डेफिनेट सी बात है अगर हम अभी भी उन्हीं पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स पे और ट्रेडिशनल तरीकों से काम कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा. अब ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या चाहिए कि अपने आप में भी वो डेवलपमेंट लाए सो दैट दे कैन वर्क ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. अब उन्हें नई टेक्नोलॉजी पे काम करना है, नए कस्टमर्स के नए डिमांड्स को फुलफिल करना है, तो उनके अंदर कॉम्पिटेंसी भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, उनके स्किल्स भी ज्यादा डेवलप होने चाहिए. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में भी डेवलपमेंट की जरूरत अब आ गई थी. उसके बाद आता है मार्केट ओरिएंटेशन. मार्केट ओरिएंटेशन एज द फर्म्स हैव टू स्टडी एंड एनालिसिस द मार्केट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंगली. पहले क्या था कि भाई एक मार्केट में एक जो था हमारा शॉपकीपर था, एक हमारा प्रोड्यूसर था, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है अगर वो हमारे काम का है तो ठीक है, अगर हमारे काम का नहीं है तो वी डोंट हैव एनी चॉइस. बट अब क्या था, अब जो था कंपटीशन बहुत था मार्केट में, हर कोई एक जैसे प्रोडक्ट के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स थे. ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, मार्केट में जो था ओरिएंटेशन आ गया, मार्केट में कंपटीशन आ गया और इसकी वजह से हर एक तो हमारा प्रोड्यूसर है अगर वो मार्केट में सरवाइव करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से चीजें बनाए. तो अब मार्केट को एनालिसिस कर रहे थे लोग और कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जो था तो अब प्रोडक्ट्स बन रहे थे. अब प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं रह गया था, अब मार्केट ओरिएंटेशन हो गया था कि मार्केट को पहले एनालिसिस आप कीजिए और उसके बाद आप उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए. So these were the impact of changes in government policies on business and industry. देखिए हमने जो थे क्या इसमें कवर किया, हमने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसकी वजह से हमारे मार्केट में क्या चेंजेस है उसको हमने यहाँ पे कवर किया है. सबसे पहले हमारा ये था कि हमारे भाई कंपटीशन बढ़ गया था मार्केट में हमारे मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, क्योंकि फॉरेन फर्म्स आ गई थी और हमारे यहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्री सेट होने लगी थी. अब कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, हमारे कस्टमर्स ने भी अपनी जो थी डिमांड की पैटर्न चेंज कर दी थी. कस्टमर्स के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी चॉइसेस है उनके पास, तो उनके डिमांड्स भी बदल रहे थे. ठीक है, उनकी चॉइस एंड प्रेफरेंसेस बदल रही थी. अब कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हमें काम करना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा. तो हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आ गया. अब हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया तो भाई अब हमें अपने अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वी नीड टू मेक चेंज इन आवरसेल्व्स आल्सो. तो हमें खुद में भी चेंज करने पड़े. अब हम अरे बिजनेस में तो चेंज हो गया, लेकिन बिजनेस में जो हमारे को ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जो उस बिजनेस को करेंगे उनके भी स्किल्स में हमें चेंज करना पड़ गया. और उसके ही साथ हमारे पास मार्केट ओरिएंटेशन भी हमें स्टार्ट करना पड़ गया. हमें पहले मार्केट को एनालिसिस करना है, हमें अपने कस्टमर की डिमांड्स को जानना है और उसके बाद हमें उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है आपका लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द पब्लिक सेक्टर. देखिए जो बजटरी सपोर्ट का लॉस था उसकी वजह से हमारे पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई थी. इंप्रूव होने का पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी इंप्रूव क्यों हो गई थी, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया था. बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स में अब गवर्नमेंट का जो था कंट्रोल था, गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना था और बाकी सारे सेक्टर्स में क्या प्राइवेटाइजेशन हो चुका था. तो इसकी वजह से बजटरी सपोर्ट मिल रहा था गवर्नमेंट को और इस वजह से पब्लिक सेक्टर्स की एफिशिएंसी जो थी इंप्रूव हो रही थी. ओके, ये था हमारा एलपीजी का इम्पैक्ट ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन को सभी ने विटनेस किया है, डीमोनेटाइजेशन के प्रॉज एंड कॉन्स सभी ने देखे हैं. फिर भी हम इस टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट वाज डीमोनेटाइजेशन? जो लीगल टेंडर हमारे थे, लीगल टेंडर मतलब जो मनी जो करेंसीज हमारी सर्कुलेशन में थी, ठीक है, इकोनॉमी में, उनको कैंसिल कर देना ही हमारा क्या है, डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन इज कैंसिलिंग द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ अ करेंसी यूनिट इन सर्कुलेशन. डिमोनेटाइजेशन होने का आपको बस इस चैप्टर में बस एक ये टॉपिक कवर करना, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. इसमें आपका फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिमोनेटाइजेशन जो किया गया था, क्यों किया गया था, दैट वाज इट इज अ व्यूड एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर. ये जो था टैक्स को एडमिनिस्टर करने का एक तरीका था. इसके अलावा डिमोनेटाइजेशन ने टैक्स कॉम्प्लायंस को भी इंटरप्रेट किया था कि भाई ये टैक्स कॉम्प्लायंस को भी इम्प्रूव करेगा. मतलब जो लोग पहले टैक्स नहीं दे रहे थे अब वो, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जिसके पास ब्लैक मनी है, जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी आ रहा है, तो अब वो भी टैक्स उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि अब वो टैक्स लिमिट में आ रहे हैं. तो डिमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं ये भी एक फीचर था. उसके अलावा डिमोनेटाइजेशन का एक फीचर ये भी था कि इट चैनलाइजेस सेविंग इनटू द फॉर्मल
फाइनेंशियल सिस्टम। पहले के टाइम पे क्या था कि भाई लोग पैसा अपने पास रखते थे, बैंकों में नहीं डाल रहे थे, सेविंग्स करके घर पे रख रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि अब वही सेविंग जो आपने पहले अपने घर में अपने ड्रॉर में रखा हुआ था, वही सेविंग कहाँ चली गई, बैंक में चली गई। तो ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट बन गया। डिमोनेटाइजेशन का एक एम ये भी था टू क्रिएट अ कैशलेस सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सारी पेमेंट्स डिजिटल फॉर्म में होंगी, जहाँ पे आप कैश का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द डिमोनेटाइजेशन वाज कि डिमोनेटाइजेशन ने जो था करप्शन को खत्म करने में भी बहुत हेल्प करी थी। डिमोनेटाइजेशन का बेसिक एम ही यही था कि करप्शन को कर्व करना है। करप्शन को कर्व कैसे करता है ये, भाई जो जिन लोगों का पैसा बैंक में है वो तो गवर्नमेंट के नजर में है, बट कुछ ऐसा ऐसा भी था, ब्लैक मनी ऐसी भी थी सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में तो वो है, लेकिन वो जो है काउंटेबल नहीं थी। तो जब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो वो जो अनकाउंटेबल ब्लैक मनी लोगों के पास पड़ी हुई थी, लोगों ने उसको बैंक में डालना शुरू किया। इस तरह से गवर्नमेंट गेट टू नो कि हाउ मच मनी वाज देयर इन सर्कुलेशन, बट इट वाज केप्ट एज अ ब्लैक मनी। तो करप्शन को कर्व करने में भी डिमोनेटाइजेशन ने बहुत हेल्प की थी। इन दिस वे वी हैव covered this chapter. We are done with chapter 3, that was business environment.